हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज आपका जो 14 की वैकेंसी आपकी आई हुई है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग हैं, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है, जो कि अलग अलग पोस्ट वाइज है और आपकी अलग अलग आपकी रीजन वाइज है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म में आपको फिल करने में अलग अलग प्रकार के आपको सवाल आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आपको डाउट आ रहे हैं। तो सभी सवालों को इसी वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपको वीडियो को ध्यान से आपको एक एक जानकारी आपको समझना है और आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हो। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो फिर आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण 10 यहाँ पर हमने सवाल निकाल के रख लिए हैं, जो कि आप सभी के लिए ज़्यादातर यहाँ पर आपको डाउट आ रहे हैं। तो इन्हीं सवालों को एक एक करके यहाँ पर हम देखते जाएंगे और सभी को यहाँ पर वैसे ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट करना है। तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप सभी सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार की आपको अलग अलग प्रकार की आपको टाइम पर अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। इसमें एक एक सवाल को यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको समझ लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम पूरी जानकारी को स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमने 9 सवाल यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं और बाकी इन सवालों के अलावा आपको फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका जो एसएससी फेज 14 है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हुआ था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर आपकी 13 अप्रैल से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 4 मई 2026 आपकी रखी गई है। और बाकी सीबीटी एग्जाम आपका जून 2026 आपका टेंटेटिव है यानी संभावित है। अब बाकी ये सभी जानकारी तो आप नोटिफिकेशन में एक बार इसको आप चेकआउट करेंगे। अब चलिए जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी उसको यहाँ पर हम देखते हैं बिना समय खराब किए हुए। तो जो आपको प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम निकालते आते हैं एक एक आपको, और इसके सामने आपको जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, संबंधित सूचना होगी, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर निकाल लिए। अब यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, जैसे आपका डाउट है, मान लीजिए कि आप टेंथ लेवल यानी मैट्रिक लेवल, 12th लेवल यानी हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल तीनों फॉर्म को आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते। पहली बात तो यदि आप 10th पास हैं, 12th भी पास हैं और ग्रेजुएशन पास हैं तो तीनों के लिए आप एलिजिबल हैं, तीनों के लिए आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तीनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। पहले आप 10th लेवल का फिल करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और उसकी फ़ी, जिसको फ़ी लगती है तो फीस आप पे करेंगे, आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। यदि जिसके लिए फीस नहीं लगती है तो उनके लिए फॉर्म आपको पूरा सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप फिर 12th लेवल की पोस्ट को भी आप फिल कर सकते हैं, उसको सबमिट कीजिए। फिर आपको ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो इसको लिए कैसे आपको फिल करना है मल्टीपल पोस्ट के लिए, तो इसका मैंने पहले ही ऑनलाइन फॉर्म का कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख सकते हैं। तो आई होप ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है कि मल्टीपल पोस्ट की फ़ी भी आपको अलग अलग पे करनी होगी या आपको नहीं करनी होगी। तो सिंपल बात है, जिसके लिए कैटेगरी के लिए, जैसे UR हैं आप, OBC हैं आप और EWS हैं, इनके लिए आपको 100 रुपये आपको पे आपको करना होगा, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। इस बात का ध्यान देना है आपको, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन आप इसी में आप चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, EWS यहाँ पर SC ST OBC ये आपकी यहाँ पर क्या है, फीमेल अभ्यर्थी हैं, इनके लिए कोई फीस आपके यहाँ पर नहीं है। और UR सिंपल बात है, आप ये समझिए, जो मेल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं आप UR हैं, OBC हैं और EWS, इनके लिए आपको 100 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। और किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, आल कैटेगरी, चाहे UR हो, EWS हो, SC ST हो, इनके लिए आपको कोई फीस यहाँ पर आपको पे आपको नहीं करनी है। और जो SC ST मेल भी अभ्यर्थी, उनके लिए भी कोई फीस पे नहीं करनी है। तो आप इनके लिए अलग अलग पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके लिए आपको फीस लगती है उनके लिए आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फीस भी आपको अलग अलग पे करनी होगी। तो ये तो कॉमन सी बात है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नेक्स्ट है कि आप जिस रीजन से हैं सिर्फ उसी रीजन से अप्लाई कर सकते हैं या दूसरे रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए आप यहाँ पर पहले आप, तो इसके संबंध में जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे पेज नंबर 24 पर 24 पर और इसका जो पॉइंट नंबर है 90.4 देखेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला कि द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन द सेम रीजन या अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट या डिफरेंट रीजन या अप्लाई फॉर द सेवरल पोस्ट डिफरेंट लेवल्स, मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल इन द सेम या डिफरेंट रीजन आर कॉल्ड यहाँ पर कॉमन कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पर सिंपल बताते हैं। तो सिंपल बात ये है, आप किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप नॉर्थ रीजन के, जैसे मान लीजिए नॉर्थ रीजन के हैं,
तो आप नॉर्थ रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मैट्रिक वाली भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाली भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाली भी अप्लाई कर सकती हैं। अब मान लीजिए आपका मन है हमें जैसे मान लीजिए सेंट्रल रीजन में भी अप्लाई करना है, तो आप सेंट्रल रीजन में भी अप्लाई कर सकती हैं, आप साउथ रीजन में, वेस्ट रीजन में, जितने भी रीजन है किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको यहाँ पर रोक नहीं है, आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसका भी प्रूफ आपको हम दिखाएंगे। जो इसके पहले आपकी फेज 13 का एग्जाम हुआ है उसका पूरा फॉर्म आपको हम दिखाएंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो वीडियो के साथ पहले आप ध्यान से समझते जाइए। तो आप किसी भी रीजन के हों, आप कोई भी रीजन के हो, आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप नॉर्थ रीजन के तो सिर्फ आपको, जैसे मान लीजिए नॉर्थ रीजन आप ओबीसी के हैं, अब साउथ रीजन में जाते हैं जैसे तो आपको ओबीसी नहीं रहेगा, यूआर में हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप ऑल इंडिया में किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें कोई आपको समस्या नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो कि है, एक ही टाइप की पोस्ट सेम रीजन में या अदर रीजन में भर सकते हैं या नहीं, तो इसका मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपको दिखाया है अभी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर बोला है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट एक से ज़्यादा रीजन में यहाँ पर दे सकते हो, एक से ज़्यादा लेवल की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको डाउट क्या आ रहा है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी नॉर्थ रीजन में पोस्ट है, इसका पोस्ट कोड मान लीजिए 1 2 3 है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका पोस्ट कोड 1 2 3 है, पोस्ट आपकी MTS की, तो आपने ये पोस्ट अप्लाई कर दी फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब एक दूसरी पोस्ट आपकी नॉर्थ रीजन में है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए उस पोस्ट का पोस्ट कोड है 1 2 4, मान लीजिए इस प्रकार का पोस्ट कोड है। तो आप इनके लिए एक ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड इसका अलग है, पोस्ट कोड इसका अलग है। ये तो रहा आपका एक डाउट। अब दूसरा डाउट आ जाता है, मान लीजिए इसी प्रकार की आपकी पोस्ट कोड आपकी बेस्ट रीजन है, फॉर एग्जांपल के लिए या कोई भी रीजन हो सकती है, जैसे बेस्ट रीजन में है तो इसका पोस्ट कोड मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल की 1 2 5 है, इस प्रकार से इसका पोस्ट कोड है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो नॉर्थ रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेस्ट रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपका, और इस रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी के पोस्ट कोड सेम रहते हैं, अलग अलग रहती हैं, लेकिन बात आती है कि सेम, इन्होंने बोला कि सेम पोस्ट कोड को अप्लाई नहीं करना है। तो सेम पोस्ट कोड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए नॉर्थ रीजन की 4 है, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी रीजन आपका हो सकता है। तो जैसे इसका पोस्ट कोड मान लीजिए 1 2 3 है, तो यदि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है तो अब दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इसी पोस्ट कोड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इन्होंने ये बोला है। बाकी आपकी पोस्ट कोड चेंज हो सकती है, कोई आपको समस्या नहीं है। तो आप एक सेम ही पोस्ट के लिए एक रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी नॉर्थ रीजन में, वेस्ट रीजन में आपकी, MPR रीजन में आपकी, सेंट्रल रीजन में आपकी, साउथ रीजन में आपकी MTS की पोस्ट है, तो सभी रीजन में MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते, कोई आपको रोक टोक यहाँ पर नहीं है। और यदि MTS की पोस्ट एक ही रीजन में है, एक से ज़्यादा है, तो उनके लिए अप्लाई कर सकते, कोई समस्या नहीं है। सेम इसी प्रकार की बात आपके 12th लेवल पर भी लागू होती है, तो सेम आपको 12th लेवल की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और सेम इसी प्रकार की ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो अभी आपको हम इसका फॉर्म भी आपको दिखाएंगे, जो फेज 13 में आपका एग्जाम हुआ है रिसेंटली, उसका आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले जो इंपॉर्टेंट डाउट है वो हम यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो ये आपकी डाउट यहाँ पर 4 डाउट तक यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, 4 पॉइंट तक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम सेंटर। ये एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपने एग्जाम सेंटर की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, और जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर देखिए जैसे सेंट्रल रीजन, अब सेंट्रल रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे आपका बिहार हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ। तो सेंट्रल रीजन में आपकी जो है इतने एग्जाम सेंटर आपकी सिटी दी गई है। इसी प्रकार से आप सभी रीजन को देख सकते हैं। ईस्टर्न रीजन में इतने स्टेट आते हैं, इसके तहत आपके ये सभी आपके यहाँ पर सिटी आपके एग्जाम होने वाला है। इसी प्रकार से आप कर्नाटक, केरल यहाँ पर रीजन देख सकते हैं। आप मध्य प्रदेश रीजन देख सकते हैं, इस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इसमें इतने एग्जाम सेंटर आपके दिए गए हैं। इसी प्रकार से हम नॉर्थ रीजन में देख सकते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो इतनी सिटी आपकी दी गई है। इसी प्रकार से आपका नॉर्थ रीजन जैसे आपका दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ और उत्तराखंड हुआ, तो इतनी सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर इस रीजन में आपके इतने एग्जाम सेंटर रहेंगे। इसी प्रकार से सभी रीजन के यहाँ पर एग्जाम सेंटर दे सकते हैं। अब बात आती है कि आपको, जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ रीजन के, हम आपको सिर्फ नॉर्थ रीजन का उदाहरण ले रहे हैं, आप कोई भी रीजन हो सकता है। तो जैसे हम नॉर्थ रीजन के हैं तो आप कौन सा एग्जाम सेंटर ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर बोला है, देख सकते हैं यहाँ पर आप कि 3 एग्जाम सेंटर आपके रहेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आके, तो यहाँ पर देखिए आपको द कैंडिडेट में केयरफुली नोट दैट द प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर once opted in the very first online application form for any category of post shall be frozen of all, यहाँ पर देख for all the subsequent application across region, यहाँ पर देख सकते हैं बाकी आपका जो सभी रीजन है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को लॉग इन करके, अपनी डैशबोर्ड को लॉग इन करके सबसे पहले फॉर्म फिल करेंगे, और जो एग्जाम सेंटर अपने पहले फॉर्म में, चाहे आप MTS का फॉर्म फिल करें, चाहे आप 12th लेवल का फिल करें, चाहे ग्रेजुएट लेवल का फिल करें, और आप कोई भी रीजन में फिल करें,
आपको इससे कोई समस्या नहीं है। आप जो पहले फॉर्म में एग्जाम सेंटर आप लेंगे, फर्स्ट फॉर्म में जो आप 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे आप 1, 2, 3, तो जो आपने एग्जाम सेंटर पहले फॉर्म में ले लिए वो आप चाहे आप 12th लेवल का फॉर्म फिल करें, चाहे ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल करें, या 10th लेवल का फिल करें, और एक रीजन में फिल करें या मल्टीपल रीजन में फिल करें। एक फॉर्म में जो एग्जाम सेंटर आप ले लेंगे वो ऑटोमेटिक सभी फॉर्म में आपका ऑटोमेटिक आपका एग्जाम सेंटर वही सिलेक्ट रहेगा, वही इन्होंने बोला है। और बाकी इसकी जानकारी जब ऑनलाइन फॉर्म देखेंगे आप, इसका मैंने वीडियो आपको डिटेल में प्रोवाइड किया है। अब समस्या ये है कि आप वीडियो देखते नहीं और प्लीज़ आप सभी सपोर्ट नहीं करते, तो सपोर्ट कीजिए। आपको इतनी सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको जो सही आपको मिल रही है, तो आप सभी की भी नैतिक जिम्मेदारी की आपको यहाँ पर ऐसी चैनल को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब उसका वीडियो देखेंगे आपको भाई फॉर्म को आनंद फानन में फिल नहीं करना है। आप वीडियो में पहले समझ लीजिए ऑनलाइन फॉर्म बारे में आपको क्या बताया जा रहा है। तो जो एग्जाम सेंटर पहला फॉर्म फिल करेंगे वो आप चाहे 1 फॉर्म फिल करें, 10 फॉर्म फिल करें, 20 फॉर्म फिल करें, कोई समस्या नहीं है। जो अपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर आप पहले वाले फॉर्म में फिल करेंगे वही आपके ऑटोमेटिक सभी फॉर्म में एग्जाम सेंटर सेलेक्ट हो जाएंगी। आप एग्जाम सेंटर आपकी चॉइस पर रहेगा कि आप भले ही आपने नॉर्थ रीजन में अप्लाई किया है, आप साउथ रीजन में एग्जाम सेंटर चाहते हैं, तो जो आपकी सिटी दी गई है सिटी में आप सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा भी हो सकता है आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आपने एक नॉर्थ रीजन का एक दिल्ली ले लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, दूसरा आपने एमपीआर रीजन का भोपाल ले लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तीसरा आपने सेंट्रल रीजन का आपने लखनऊ ले लिया। इस प्रकार से तो 3 एग्जाम सेंटर अलग अलग सिटी आप ले सकते हैं। अब जो आपका सिटी के अनुसार सिटी आपकी अवेलेबल रहेगी तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। बाकी इसकी जानकारी जो ऑनलाइन फॉर्म की वीडियो में देखेंगे तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो क्या आप यूआर से भर सकते हैं। और दूसरा डाउट है क्या एक पोस्ट रिजर्व कैटेगरी से और दूसरी यूआर से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए आप, तो यहाँ पर जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना है आपको एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको सेंट्रल रीजन की ये पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए इसमें एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है और ओबीसी की पोस्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसमें देखिए ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है, लेकिन इसमें यूआर की पोस्ट है। अब बात आती है यदि आप एससी की हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप एससी कैंडिडेट हैं या एसटी के हैं या ओबीसी के हैं, तो आप चाहें तो यूआर वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर समस्या नहीं है। बात यह है कि जब आपका कटअप आएगी तो जो यूआर की कटअप आएगी उतने ही आपके नंबर या उससे ज़्यादा आपके नंबर आने चाहिए, तो आपको यहाँ पर यूआर की पोस्ट आपको मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप यूआर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक पोस्ट यहाँ पर देखिए जैसे यूआर की है यहाँ पर फॉर जैसे मान लीजिए ये वाली पोस्ट है फॉर एग्जांपल के लिए, तो एक पोस्ट जैसे आपकी ओबीसी की यहाँ पर है, लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए आपने एक पोस्ट ओबीसी से फिल कर दी और बाकी आपने एक पोस्ट यूआर से, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकती। यहाँ पर देखिए आपको जो हमने डाउट बताया है, तो यहाँ पर जो आपको बताया कि क्या एक पोस्ट रिजर्व कैटेगरी से और दूसरी पोस्ट यूआर से, तो पहले आपको समझ लेना है कैसे। जैसे आपकी कैटेगरी में पोस्ट है फॉर एग्जांपल के लिए ओबीसी या एससी एसटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। तो आपकी कैटेगरी में पोस्ट है ओबीसी की, तो आपने ओबीसी वाले पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दिया, अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस सबमिट कर दी, कोई आपको समस्या नहीं है। लेकिन आपकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कोई अच्छी पोस्ट है लेकिन आपकी कैटेगरी की पोस्ट वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसमें यूआर की पोस्ट है, तो आप यूआर से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है ये कि जो आपका ओटीआर है, ओटीआर में आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है, वो आपने एक कैटेगरी आपकी फिक्स वहाँ पर है। तो जैसे मान लीजिए आपकी कैटेगरी आपकी फॉर एग्जांपल के लिए आपकी ओबीसी है, तो आपकी कैटेगरी तो वहाँ पर ओटीआर में ओबीसी है, आपने ओबीसी से फॉर्म फिल कर दिया और आपने यूआर से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो क्या आपको ओटीआर में ओबीसी की कैटेगरी या आपकी जो भी कैटेगरी वो आपको चेंज करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो आपको कैटेगरी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो भी कैटेगरी आपकी कैटेगरी वही रहेगी। सिर्फ आपको करना क्या है, आप अपनी रिजर्व कैटेगरी पोस्ट को चेक कर लीजिए और अपनी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। बाकी आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो अब दूसरी कैटेगरी, अब एक बात और आपको ध्यान रखना, क्या आप एससी के हैं जैसे, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि एसटी में पोस्ट है और ओबीसी में पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस पोस्ट है और यूआर में पोस्ट नहीं है। तो यदि यूआर में पोस्ट नहीं है तो अप्लाई नहीं करना है आपको। आपकी या तो आपकी कैटेगरी में पोस्ट हो या यूआर कैटेगरी में पोस्ट हो तो आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में पोस्ट हो आपकी कैटेगरी को छोड़कर तो अप्लाई नहीं करना है आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो आई होप इतने डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आपको एक बार और आपको शॉर्ट में बता देते हैं, या तो आपकी कैटेगरी में पोस्ट हो या यूआर कैटेगरी में पोस्ट हो तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओटीआर में कैटेगरी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो भी कैटेगरी है वही रहेगी। आपको रिजर्व कैटेगरी के नंबर आते हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट आपको मिल जाएगी जो आपकी कैटेगरी है। और यदि आपकी यूआर बराबर आपके कटअप के नंबर आ जाते हैं या इससे ज़्यादा आ जाती है यूआर से तो भी आपको पोस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से सेम आपकी एसटी के साथ आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस
तो इन सभी को आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी आपकी डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगे। चलिए, जो अभी तक आपको हम बता रहे थे, पहले इसका आपको प्रूफ दिखा देते हैं। पहली बार जो फीस 13 उसमें फॉर्म फिल किया था तो उसमें किस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके हम जो डैशबोर्ड है उसको आपको दिखा देते हैं। इस सभी को आपको हम लॉगिन करके आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया। आपको यहाँ पर लाइव दिखाते हैं 2025 की वैकेंसी यहाँ पर दिखाते हैं हम। तो देखिए, आपको इस प्रकार का वैकेंसी आ जाएगी। यहाँ पर आपकी देखिए आपकी सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिलेक्शन पोस्ट आपका ही रहा। इसके बाद यहाँ पर ईयर 2025 को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक कैंडिडेट का हम डैशबोर्ड आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखा रहे हैं आपकी तसल्ली के लिए, ताकि आपको विश्वास हो जाए और आप अप्लाई कर पाएँ, आपको कोई यहाँ पर डाउट ना रहे। तो देखिए, यहाँ पर आप रीजन को देख सकते हैं। आपका सेंट्रल रीजन है। यहाँ पर देखिए, ये आपका ईस्टर्न रीजन से भी अप्लाई किया है इन्होंने। देखिए यहाँ पर इसके साथ देखिए ईस्टर्न रीजन है आपका। इसके बाद देखिए एमपीआर रीजन है। इसके बाद नॉर्थ रीजन है। इसके बाद वेस्ट रीजन। अब यहाँ पर बात आती है सेम पोस्ट कोड की। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए जैसे एक सेंट्रल रीजन से इन्होंने एमटीएस के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका इसी प्रकार से एक वेस्ट रीजन में देख सकते हैं एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ये आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर 10th लेवल की, जैसे यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर नॉर्थ रीजन में है। इसी प्रकार से देखिए आपके लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर है नॉर्थ रीजन में। इसी प्रकार से कोई भी पोस्ट आपकी हो सकती है, इस प्रकार से रहेगा। तो आप जितनी पोस्ट कैटेगरी में चाहें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो इनका एग्जाम सेंटर जो इन्होंने जिस रीजन में लिया था, नहीं जो सिटी आपकी इन्होंने ली थी, वही एग्जाम सेंटर आपका मिला था। तो इसी प्रकार से आपका भी रहेगा। तो आपको इसको लेकर डाउट नहीं करना। आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट डाउट और आपका कि एक कैंडिडेट अधिकतम कितनी पोस्ट भर सकता है। तो आपको हम जब से यहाँ पर वही बता रहे हैं, आप जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उतनी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि यदि आपके लिए फीस लगती है तो आपको अलग अलग पोस्ट कोड का फीस आपको पे कराने होगी। कैसे? तो जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इस पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। इसके फॉर्म को आप सबमिट कीजिए और फीस पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद देखिए, ये एक पोस्ट कोड का एक फॉर्म फिल होगा। इसके बाद देखिए दूसरी पोस्ट कोड के लिए भी एलिजिबल है, मान लीजिए इस प्रकार से, तो इसका भी फॉर्म आपको फिल करना होगा। इसका भी आपको फीस पे करनी होगी। लेकिन खास बात, खासकर सभी कैटेगरी की फीमेल अभ्यर्थी, चाहे आप यूआर की हों, एससी की हों, ओबीसी की हों, ईडब्ल्यूएस की हों, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी की हों, फीमेल के लिए कोई फीस आपको यहाँ पर नहीं है। तो आप जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सभी के लिए अप्लाई जरूर कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, एडमिट कार्ड का हम भूल चुके हैं आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए आपको एक जानकारी आपको क्लियर कर देते हैं। अब बात आती है एडमिट कार्ड की और आपको क्लियर कर देते हैं एडमिट कार्ड आपके कितने आएंगे। तो आपने जैसे 10th लेवल की पोस्ट के लिए आपने मान लीजिए 10 आपने फॉर्म पोस्ट अप्लाई कर दी। आपके अलग अलग रीजन है, आपके 10 रीजन है, तो इसका सिर्फ एक ही एडमिट कार्ड आएगा। चूँकि एक रीजन के लिए, यानी एक लेवल की पोस्ट के लिए वो एक ही व्यक्ति माना जाता है यहाँ पर। तो 10th लेवल का एक एडमिट कार्ड आएगा। आपने कितने भी रीजन से अप्लाई किया है कोई समस्या नहीं है, आपका एक ही एडमिट कार्ड आएगा, आपका एक ही एग्जाम होगा। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो अलग अलग पोस्ट कोड वाइज आपकी कट ऑफ आएगी। तो जिस पोस्ट कोड में आपका नंबर आपके सही रहेंगे तो वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपका 12th लेवल भी आपने अप्लाई किया है, तो 12th लेवल के लिए आपने कितने भी रीजन में अप्लाई किया है कोई समस्या नहीं है। आप कितनी भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है कोई समस्या नहीं है। 12th सर पहले आपका लेवल 12th है तो इसका भी एक ही एडमिट कार्ड आएगा। इसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के यदि आपने तीनों लेवल के लिए अप्लाई किया है तो 3 एडमिट कार्ड आएंगे और 3 बार आपको एग्जाम देना होगा। 10th लेवल का अलग, 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएट लेवल का अलग। अब बात आती है कि एग्जाम आपका एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा। तो हो सकता है आपका 10th लेवल के यदि फॉर्म आपके ज़्यादा रहते हैं तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो 10th लेवल का सिर्फ आपको एक ही एग्जाम मिलेगा देने। अब इससे ज़्यादा और भी अभ्यर्थी रहेंगे तो सेकंड शिफ्ट में आपका उनका एग्जाम होगा। हो सकता है 12th लेवल का दूसरे दिन एग्जाम हो तो फिर आपको दूसरे दिन एग्जाम 12th लेवल का देना होगा। इसी प्रकार से ग्रेजुएट लेवल का होगा। अब हो सकता है यदि फॉर्म आपके कम रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10th लेवल का एग्जाम हो जाए, सेकंड में आपका 12th लेवल का एग्जाम हो जाए। इस प्रकार का भी हो सकता है। तो ये आपका एग्जाम के ऊपर डिपेंड रहेगी, फॉर्म के ऊपर डिपेंड रहेगा कितने फॉर्म आपके फिल होते हैं। बाकी 3 की एडमिट कार्ड आएंगी, 3 आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट आपका जब आएगा तो पोस्ट कोड वाइज आपकी कटअप आएगी, अलग अलग पोस्ट कोड की अलग अलग आपकी कटअप रहेगी। बाकी एक महत्वपूर्ण बात और, जो आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको जो पोस्ट कोड यहाँ पर दिख रहा है और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है वो इसकी एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको नहीं है। इसको देखकर आपको फॉर्म फिल नहीं कर देना है। आपको सबसे बड़ी समस्या आपको यही होगी क्योंकि इसके अंदर से इन्होंने लेवल लिखा है जो इसकी एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो जब आपको एक लिंक दिख रही है किसी भी रीजन के ऊपर आएंगे तो आपको एक लिंक दिख रही है इस प्रकार की। इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप तो एक आपको अलग से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस पोस्ट को कैसे चेक करना है तो इसका हमने पहले ही डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया, लेकिन एक बार आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं। तो इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको पेज 14 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे को रंग स्क्रॉल करते हो यहाँ पर इस पेज को आप, तो जब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा तो सबसे नीचे को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर पेज देख सकते हैं, यहाँ पर 2026 दिख रहा है, इसको टिक करेंगे। आप सभी रीजन बाजी के करके वैकेंसी को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सेंटर रीजन का इस प्रकार से दिखा देते हैं, सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देख इसकी जो वैकेंसी दिख रही है, ये आपको वैकेंसी दिख रही है, वैकेंसी का नाम दिख रहा है। इसके सामने जो ये वाला आइकन दिख रहा है आपको,
आँख का, इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपकी जो पोस्टिंग है यहाँ पर, पोस्टिंग आपकी कहाँ रहेगी, तो पोस्टिंग का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट का नाम देखिए। अब आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो बोला है, जो यहाँ पर एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी वही आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर होना चाहिए इक्विवेलेंट एस के समक्ष, और 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर इंजीनियरिंग का होना चाहिए। तो देखेंगे जब नोटिफिकेशन देखिए तो यहाँ पर सिंपल से 12th बोला था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर देखिए तो एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो इसी प्रकार से आपको चेक करके ही देखना है, यदि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दी गई है और इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो इस पोस्ट कोड को फिल नहीं करना है। इसके साथ देखिए यहाँ पर आपको एक बात और देखना है, स्किल टेस्ट। जिस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा आपका, यदि आपको स्किल टेस्ट नहीं आता है तो इसमें यदि एस लिखा है तो इस पोस्ट कोड को भी आपको अप्लाई नहीं करना है, आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एज देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर टोटल वैकेंसी भी देख सकते हैं इनमें किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर हैं। तो इसी प्रकार से एक एक करके सभी रीजन वाइज आपको वैकेंसी को देख लेना है। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो उसको देखकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और अब अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो अब अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। जो आपको वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है उसको देखकर अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। अब वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, कैसा लगा हो, कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, ख़राब भी लगा हो तो भी कमेंट करके आप बताइए, और क्या इसमें कमी है, क्या सुधार होना चाहिए तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।